पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 अगस्त 2020 से अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले रोहन अग्रवाल का मसूरी पहुंचने पर अग्रवाल महासभा की ओर से स्वागत किया गया। महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर रोहन अग्रवाल ने आगे की पदयात्रा के लिए आशीर्वाद लिया और अब तक लगभग 21,000 किलोमीटर की पदयात्रा में रोहन अग्रवाल ने 28 राज्यों के साथ ही नेपाल और बांग्लादेश की भी पदयात्रा की है। इस मौके पर रोहन अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी से शुरू हुई इनकी पदयात्रा अभी हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर के बाद थाईलैंड, रशिया के साथ ही 20 देश की यात्रा की जाएगी, जिसमें लगभग 5 वर्ष का समय और लगेगा। ये जो मेरी यात्रा की प्रेरणा है, ये यात्रा की प्रेरणा मेरे को स्वामी विवेकानंद जी से मिली है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो उपदेश दिया है पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में, उनके उपदेश से प्रेरित होकर मैं यात्रा करने का मैंने सोचा। साथ ही साथ पुरानी काल में जैसे गुरुकुल की यात्रा होती थी, गुरुकुल के बाद देशाटन बोल के जो यात्रा होती थी, उससे भी प्रेरणा लेके मैं यात्रा करने का मैंने सोचा और ख़ास तौर पर पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मैं यात्रा की शुरुआत की। ये जो यात्रा है वाराणसी की पुण्य भूमि से हुई है। वहाँ पे गंगा में स्नान करके 25 अगस्त 2020 को वहाँ से चलते चलते भारत के अभी तक 28 राज्य करके मैं 29वें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपके प्यारे उत्तराखंड में प्रवेश किया हूँ। इसके पहले 2 देश नेपाल और बांग्लादेश भी हो चुका है। तकरीबन 21,000 किलोमीटर की पदयात्रा अभी तक हो चुकी है और यात्रा में आगे और मैं 20 देश जाऊँगा। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मंगोलिया, थाईलैंड, ऐसा करते हुए 20 कंट्री जाके रशिया के साइबेरिया तक मैं पदयात्रा करूंगा। और साइबेरिया में एक विश्व का सबसे ठंडा जगह है -72 ओमियाकॉम बोल के, वहाँ तक मैं पदयात्रा करूंगा। तकरीबन 5 साल और लगेंगे जहाँ पे पहुँचने में। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष माल पैलेस वाले संजय गोयल ने सूचित किया कि इस प्रकार के बच्चा एक यहाँ मसूरी में पदयात्रा करता हुआ आ रहा है, तो तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे पदयात्री का स्वागत किया जाए। तो कल इनका पहुंचने का टाइम था। 7:30 बजे तक हम लोग विष्णु पैलेस में बैठे रहे, इंतजार करते रहे, परंतु भट्टे वालों ने बड़े आत्मीयता के साथ इनको वहीं रोक लिया रात को। ये आज सुबह आए हैं, आज सुबह चलते हुए ये यहाँ इस समय पहुँचे हैं। जैसा कल प्रोग्राम था इनका स्वागत करने का, उसी अनुरूप इनका स्वागत मान सम्मान सभा द्वारा किया गया है। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई थी और उत्तराखंड में इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई। इस कार्यक्रम में लगभग हमने 20,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। 1015 टीबी मरीज अभी तक इस अभियान से ठीक हुए हैं। ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना की शुरुआत हुई है पूरे देश में 9 सितंबर 2022 से और उत्तराखंड राज्य में 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने निक्षय मित्र से जोड़ा है और उसमें से लगभग 15 टीबी पेशेंट्स अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकियों का जो है उपचार चल रहा है, उनको हमने निक्षय मित्रों से जोड़ा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना हमारी चल रही है, इसमें जो निक्षय मित्र बन के लोग आ रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है समाज के हर वर्ग से, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो या NGOs हो या ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो एक से ज़्यादा पेशेंट्स को टीबी निक्षय मित्र के तौर पे जो जोड़ रहे हैं टीबी पेशेंट्स को। तो अभी तक जो जैसे मैंने बताया लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारा जो टारगेट है और आने वाले समय में जो चुनौती है, जो कंट्री ने 2025 तक देश को, पूरे देश को टीबी मुक्त घोषित करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2024 तक टीबी को उत्तराखंड से जो है एलिमिनेट करने का जो टारगेट दिया है, वो हमारा अभी प्राइम फोकस है। ऋषिकेश चीला मार्ग पर बीते सोमवार शाम को बड़ा हादसा हो गया था। सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की जान चली गई। वाहन में 5 लोग सवार थे। इनमें एक महिला वार्डन गाड़ी से छिटक कर नहर में गिर गई थी। आज सुबह तड़के ही SDRF की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन में लापता हुई महिला वार्डन का शव सुबह नहर के पानी कम होने पर मिल गया है। दूसरी तरफ वाहन कंपनी और चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
उत्तराखंड में लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान शुरू किया है। देहरादून के रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल में ईवीएम मशीन में मतदान कैसे करना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन टीम के मास्टर ट्रेनर विकास बड़थवाल ने बताया कि इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को ईवीएम से मतदान कैसे करना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। जागरूकता अभियान में है कि जो भी लोग हैं, जो भी जनमानस है, वो ये देख लें कि ये मशीन कैसे काम करती है। जब वो मतदान केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर अपना मतदान किस तरह से देंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें ये पता चल जाए कि उन्हें मतदान में क्या क्या किस मशीन को देखने को मिलता है, उस मशीन में क्या होता है, और जो हमारा वो मतदान कैसे करेंगे, किस तरह से उन्हें मतदान करना है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे मतदान केंद्र में जाएंगे तो एक हमने मतदान केंद्र में एक कंपार्टमेंट बनाया रहता है जहाँ पर एक बार में एक मतदाता जाता है। फिर उसके बाद वो बैलेट यूनिट में क्या बोलते हैं अपना पसंद का उम्मीदवार देखेगा। उस उम्मीदवार के सामने का जो बटन है, नीले बटन है, उनमें से कोई भी एक बटन दबाएगा और उसके बाद क्या होता है 7 सेकंड के लिए उसे एक वीवीपैट में एक पर्ची दिखती है। उस पर्ची में जिसको भी उसने वोट दिया है, जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया है, उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह रहता है। तो उससे वो कंफर्म और वेरीफाई कर सकता है कि मेरा वोट सही जगह ही जा रहा है। देहरादून में संस्कृति विभाग की ओर से बन्नू स्कूल में आयोजित राम राग कार्यक्रम में कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल के गानों ने समा बांध दिया। कन्हैया मित्तल ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे से कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने उत्तराखंड के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे गाया तो पूरा पंडाल भक्ति में डूब गया। वहीं राम राग में कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी।